नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सीयूटी का जो अकाउंटेंसी में फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फिनेंशियल अकाउंटिंग भी जिसको हम कह सकते हैं, उसके की पॉइंट कौन कौन से हैं। हम जब 12th क्लास में पढ़ते हैं तो हमें चैप्टर के रूप में मिलता है, लेकिन यही जो चीज़ है हम सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो हमें यूनिट के हिसाब से मिलता है। तो 12th का और इस सीयूटी के यूनिट का और चैप्टर का क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या क्या चीज़ें 12th की है, क्या क्या चीज़ें सीयूटी में एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, वो सारी चीज़ें इसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं प्रताप राजपूत और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले विद्यार्थियों, सबसे पहली और खास बात, तो जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इस टॉपिक का सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक का सिलेबस क्या है और इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हमें पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, वो आपको बता देता हूँ। सिलेबस की हम बात करते हैं तो ये सिलेबस जो है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सीयूटी के हिसाब से 2 यूनिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कितने यूनिट में? 2 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट इसको कर रखा है। एक तो यूनिट 6 और एक यूनिट 7। 2 यूनिट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यूनिट 6 और यूनिट 7। यूनिट 6 जो है उसमें तो इसका नाम रखा गया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नाम रखा गया है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यूनिट 7 में इसका नाम रखा गया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप कहोगे सर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो हमने नाम तो सुने ही नहीं है। हाँ ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था। फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी हमने पढ़ रखा है 12th के अंदर, लेकिन ये नाम तो हमने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको मैं 12th में ले चलता हूँ, जो आप 12th में पढ़ रहे हैं उसमें ले चलता हूँ, वो आपको बता देता हूँ क्या है। आपने ये तो पढ़ रखा ना, अकॉर्डिंग टू क्लास 12th में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, ये तो पढ़ा ना आपने। ये आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की सेकंड बुक के अंदर चैप्टर कौन सा आपने? चैप्टर 3 में ये पढ़ रखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी आपने चैप्टर 3 में बुक सेकंड में एनसीईआरटी में पढ़ रखा है, वही आपका इस यूनिट के अंदर इंक्लूड है। अब बात कहोगे सर बाकी का की बात, मतलब ये वाला जो आगे वाला वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में बाकी का क्या है? तो बाकी में अकाउंटिंग रेशियो जो है, जिस चैप्टर का नाम अकाउंटिंग रेशियो, चैप्टर 4 जो है आपका, चैप्टर 4 नहीं 5th, चैप्टर 5th जो है आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अकाउंटिंग रेशियो जो है वो भी इस यूनिट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आप कहोगे सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तो नाम ही नहीं है हमारे सीयूटी के अंदर। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, इसके लिए जो आपकी यूनिट है वो कौन सी है? यूनिट 7 है, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन कहा गया है। जबकि इसके अंदर है क्या? यही है जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर। बात समझ में आई? यानी जो आपने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो पढ़ा है, वो ही आपका किसके अंदर है? आपके यूनिट 6 और 7 के अंदर है। अब आप कहोगे सर एक चैप्टर नंबर 4 जो हमारा डिलीटेड है, चैप्टर नंबर 4 जो बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में क्या है आपका डिलीटेड है, क्या वो हमें पढ़ना पड़ेगा सीयूटी के अंदर? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी चैप्टर नंबर 4 जो बोर्ड में डिलीटेड है, जिसका नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ P&L है, कॉमन साइज बैलेंस शीट है और स्टेटमेंट ऑफ P&L है। वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पर? सीयूटी के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो मैंने आपको इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो भी मैंने आपको बता देता हूँ। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण की जब हम बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, तो इस एनालिसिस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? इस एनालिसिस के अंदर आपको जो आपके चैप्टर नंबर बोर्ड के जो आपके चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर आपका 4th है, चैप्टर नंबर आपका 5th है, ये इसके अंदर आता है। ये कौन से? बोर्ड वाले एनसीईआरटी के जो है ये आता। अब आपने ये तो बोर्ड में पढ़ा है, ये भी आपने बोर्ड में पढ़ा है, ये आपने बोर्ड में नहीं पढ़ रखा है, तो ये नया लर्न करना पड़ेगा। यानी इसमें कॉम्पेरेटिव कॉमन साइज जो स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है वो नया है, ये आपको इसमें पढ़ना होगा सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
बात करते हैं जो चैप्टर नंबर 3 है, जहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी का फॉर्मेट और रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपने बोर्ड क्लास में पढ़े हैं, यानी उसकी जो हेडिंग सब हेडिंग है बैलेंस शीट की, है ना। जैसे हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो बैलेंस शीट के 2 भाग होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स, जो हम कंपनी एक्ट 2013 के जो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के अनुसार जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज की जैसे कि पहली हेडिंग आपकी आती है शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा करंट लायबिलिटी, और उसमें सब हेडिंग जो और आती है आपकी, जैसे शेयर होल्डर फंड में आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है, तो वो हेडिंग सब हेडिंग से मैचिंग वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको तैयार करना है। क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। कॉम्परेटिव कॉमन साइज में आपको परसेंटेज वगैरह निकालना पूछा जा सकता है। रेशियो एनालिसिस वाला जो चैप्टर है उसमें कोई रेशियो पूछा जा सकता है, या फिर घटने बढ़ने से क्या होता है ऐसा पूछा जा सकता है। सीक्वेंस कैसे क्या होता है, और केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये यूनिट आपकी जो 6 नंबर यूनिट CUT की पढ़ने के लिए आपको बोर्ड की जो है NCERT की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3, 4, 5 आना चाहिए। 3 और 5 तो आप बोर्ड परीक्षा में पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा आपको क्या तैयार करना, चैप्टर नंबर 4 तैयार करना है। बात करते हैं यूनिट 7 की, जिसका नाम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन है, और हमने आपको कहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही हम बोलते हैं। तो देख लीजिए आप, इसमें से जो प्रश्न पूछ जाते हैं वो थ्योरी से रिलेटेड है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ऑपरेटिंग रेशियो है, फाइनेंसिंग रेशियो है, इन्वेस्टिंग रेशियो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, यही चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती है। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसके जो की पॉइंट है वो ये सारे के सारे की पॉइंट है। अब बोर्ड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें जैसे चैप्टर नंबर 4 आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो आप बोर्ड क्लास के अंदर पढ़ते ही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ रखी। अब बात करते हैं कि आपके इसके किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर PYQ की हम बात करते हैं तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, चूज द करेक्ट आंसर ABC ओनली पूछे गए हैं, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं इसके सिलेबस की कि इसका वास्तव में सिलेबस कैसा क्या है। तो इसका सिलेबस कैसा क्या है ये भी आप देख लीजिए। जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसके सिलेबस की बात करते हैं तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सिलेबस है ये यूनिट 6 का सिलेबस इस तरह से है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इन द प्रेस्क्राइब फ्रॉम द मेजर हेडिंग ओनली, यानी हेडिंग जो मैंने आपको बताया वो हेडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी चाहिए। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस जो है उसका मीनिंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशंस, यानी थ्योरी का पॉइंट यहाँ पर। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो मैंने आपको अलग से बता दिए। रेशियो के अंदर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ रेशियो में भी नाम दे रखा है, लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी, डेट इक्विटी, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, एक्टिविटी, इन्वेंटरी टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, पेबल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स असेट्स टर्नओवर, करंट टर्नओवर, प्रोबेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। यानी कुल मिलाकर के हम बात करते हैं तो जितना रेशियो बन सकता है, आपके जितने भी रेशियो 12th में आपने पढ़े वो सारे के सारे रेशियो आपको रिपीट किए गए हैं। बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 जो आपका है उसकी हम बात करते हैं तो यूनिट 7 जो है उसके अंदर आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टमेंट टू डेप्रिसिएशन है ना, और सेल परचेज करंट, ये सारी के सारी वो का वही जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है वो का वो एज इट इज़ वो का वो डिविडेंड टैक्स, सेल्स परचेज वो का वो एज इट इज़ आपका पूछा गया है, कोई इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम इस फाइनेंशियल जो हमारा अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के की पॉइंट की बात करते हैं तो इसके सिलेबस में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो मैंने लिख के बता दिए, सिलेबस आपको बता दिया, बोर्ड आपको कैसे इसमें कनेक्ट कर रहा है वो बता दिया, किस किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बता दिए, और इसका ओरिजिनल जो CUT की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस है यूनिट 6 और 7 में वो भी हमने आपको साझा कर दिया। उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार। थैंक यू सो मच।